नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सभी का मेरे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों, मैं आज क्लास 12 इंग्लिश मीडियम फिजिक्स का आंसर लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने बच्चों सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 4 के ई तक करा दिया था। बच्चों, मैं आज क्वेश्चन 5 की तरफ मूव कर रहा हूं और इसे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। इस वीडियो को मैं बस आधे घंटे के ड्यूरेशन तक बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि ज़्यादा लॉन्ग न होने पाए और बच्चे सही से देखें। तो उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी जो वीडियो मिल रही है सब बेनिफिट होंगी, बेनिफिशियल होंगी, आपको बहुत ही लाभ मिल रहा होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए और शेयर किया करिए और मेरे चैनल को प्रमोट करने में अपने एक जो अपेक्षित सहयोग है वो प्रदान करिए। चलिए मैं शुरू करता हूँ अपना क्वेश्चन। इसमें कह रहा है इक्विकॉन्केव ऑफ क्राउन ग्लास हैज टू बी मेड। हाउ मच रेडियस ऑफ द सरफेस ऑफ द लेंस बी केप्ट सो दैट इट्स पावर वुड बी -2.5 diopter. The refractive index of crown glass is 1.65. बच्चों, यहाँ पर सेक्शन डी है, इंटरमीडिएट है सेक्शन डी और इसका नंबर 5A है। यहाँ पर इक्विकॉन्केव लेंस बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? इक्विकॉन्केव लेंस। अब आपको पता है इक्विकॉन्केव लेंस का मतलब क्या होता है कि हमें कॉन्केव लेंस बनाना है। कॉन्केव लेंस में दो सरफेस होंगी, दो स्फेरिकल सरफेस होंगी, तो ये हमारा इक्विकॉन्केव लेंस होगा। और इक्वी तब होगा जो दोनों की रेडियाई क्या होंगी? सेम होंगी। तो ये बच्चों रेडियस मान लो R1 है, इसको मान लो R2 है। बच्चों, इसकी फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियाई में एक रिलेशन होता है 1/f बराबर 1μ-1 1/R1 -1/R2। अब बच्चों यहां पर इसकी पावर दी है और पावर बच्चों क्या होती है? पावर होता है 1/f। ये वैल्यू दी गई है 2.5 डायोप्टर, वो भी माइनस में दिया गया है। यहां पे बच्चों देखेंगे -2.5 डायोप्टर और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों म्यू की वैल्यू हुई -1.65। यहां पर जब ये दोनों सेम है तो यहां पर जो R1 होगा वो न्यूमेरिकली क्या होगा? -R2 होगा, है ना बच्चों? इस तरह से बच्चों यहां पर कुछ सिस्टम अप्लाई करेंगे। अब बच्चों यहां पर हमें निकालना है, तो यानी 1/f की वैल्यू दी गई है -2.5 डायोप्टर बराबर μ-1 यानी 1.65 -1 1/R1। देखो मैंने क्या कहा? R1 और -R2, तो R2 और -R1 यानी 1/R1 -1/R1। R2 को मैंने R1 के बराबर कर दिया, तो 2.5 बराबर ये घटेगा तो 0.65 आएगा और ये हो जाएगा -1 प्लस तो 1/R R1/1/R1। तो यहां से मिल क्या जाएगा बच्चों? तो 2.65/6.5 बराबर 2/R1। अब यहां से बच्चों जब कट करेंगे इसको हम, तो यहां से अगर देखेंगे तो R1/2 बराबर 65/25 है ना बच्चों? इसको जब बच्चों काटेंगे आप तो 25 गुना क्या होता है? 50 होता है, तो 2 हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ 15 बजेगा तो 25 छक्का 150, तो 2.6 आएगा। तो R1/R2 की वैल्यू आएगी 2.6। यहां से जब बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5.2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। कुछ क्या हो रहा है बच्चों? गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे 0.65 था तो यहाँ पे 0.65 हो जाएगा, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा। यही तो गलती की हमने, तो ये 50 हो जाएगा, 250 है ना? तो यहाँ से हो जाएगा 0.26, तो ये हो जाएगा 0.52। तो यहाँ से मीटर में आएगा, समझ में? तो R1 जो है 0.52 मीटर आया, तो R2 कितना हो जाएगा? 0.52 मीटर और किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो इस तरह से हमने R1 और R2 की वैल्यू को फाइंड कर लिया। उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि हमारा इक्विकॉन्केव लेंस है तो इन दोनों की रेडियाई, दोनों सरफेस की रेडियाई बराबर होंगी। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन समझ आएगा। ये तो सिंपली हमने फार्मूले को अप्लाई करके रखा दिया है। यहाँ पर जो पावर वैल्यू है उसका हमने मैग्नीट्यूड रखा है। क्लियर हुई बात? यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? मैग्नीट्यूड रखे हैं और मैग्नीट्यूड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है 5 का बी पार्ट है।
5 का बी पार्ट बच्चों क्या कह रहा है, ए पर्सन विद अ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 8 mm and eyepiece of focal length 2.5 centimeter can bring an object placed at a 9 mm from the objective in sharp focus. What is the separation between the two lenses? Calculate the magnifying power of a microscope. तो आपको यानी कि सीधे सीधे दोनों के लिए हमको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बच्चों, इस फार्मूले में, इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो जो FO की वैल्यू है बच्चों, FO की वैल्यू ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बच्चों कितनी इसमें दी गई है, ऑब्जेक्टिव लेंस दी गई है 8 mm। अगर ये 8 mm है तो कितना होगा 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर। और आई पीस एफी है वो 2.5 सेंटीमीटर है, तो 0.8 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर है ना बच्चों। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो यूओ होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के पास लाई गए है ऑब्जेक्ट, तो ये बच्चों 9 mm दिया गया है। क्या दिया गया है बच्चों 9 mm, तो 9 mm मतलब होगा 0.9 सेंटीमीटर, 0.9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें सेपरेशन निकालेंगे, जो फार्मूला होता है सेपरेशन कैसे निकालोगे, सेपरेशन किसके बीच पूछा जा रहा है, सेपरेशन बिटवीन टू लेंस है, टू लेंस के बीच जो सेपरेशन होगा वो होगा VO प्लस मॉड UE, यानी VO प्लस मॉड UE, ये दोनों का होता है फार्मूला। तो सबसे पहले यहाँ पर गौर से देखेंगे, यहाँ पर जो VE होगा, यहाँ पे जो VE होगा वो कितना होगा माइनस का 25 सेंटीमीटर, यानी जो नियर ऑब्जेक्ट है, जो नियर पॉइंट है वही होगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आई पीस के लिए, आई लेंस के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। बोर्ड है छोटा तो हमने इस वैल्यू को नोट कर दिया है, सभी लोग उम्मीद से देखो और से देखें, ये वैल्यू आपके पास नोट है, इस वैल्यू के हेल्प से हम क्या करेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको मिटा दें फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया। तो सबसे पहले आई पीस के लिए हम क्या करेंगे, आई पीस के लिए, आई पीस के लिए फार्मूला फॉर आई पीस, तो यहां पे क्या होगा 1 अपान जैसे v माइनस 1 अपान यू बराबर 1 अपान है, क्योंकि यहाँ पे लेंस का यूज होता है तो v को कहेंगे v और इसको कहेंगे ue, इसको कहेंगे 1 अपान fe। यहाँ पर ve कितना होगा, ve कितना होगा माइनस का 25 सेंटीमीटर है ना बच्चों, माइनस का 1 अपान ue बराबर 1 अपान fe। कितना दिया गया है, fe कितना दिया गया बेटा 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर। अब ये इधर जाएगा तो माइनस का यूवी बराबर कितना हो जाएगा 1 अपान 0.8 प्लस का 1 अपान 25, तो माइनस का 1 अपान यूवी बराबर, अभी ऊपर जाएगा तो 10 है ना बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 1 अपान 25। अब यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 1 अपान यूवी बराबर, एलसीएम अगर ले लोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा कोई बता सकता है, 8 पंजे 40, यहाँ पे हो जाएगा 80, 16 पंजे 80, 25 दूना 50, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 400, इसका इससे और इसका इससे, तो ये 250 प्लस 8, तो माइनस का 1 अपान यूवी बराबर 258 बटे 400। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1 अपान यूवी बराबर, माइनस का 1 अपान यूवी बराबर, और यहाँ पर हमने क्या किया है फार्मूला गलत यूज कर दिया है, हमने यहाँ पर जो वैल्यू यूज की है एफी की वैल्यू वो हमने गलत यूज कर दी है। एफी की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, एफी की वैल्यू हमने कितनी मानी है 25 मानी है, कितनी मानी है बच्चों 25 मानी है, 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे एफी होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर होगा, वही हम कह रहे थे मामला कुछ गलत आ रहा है क्योंकि साल की इतना हम इसलिए बता रहे हैं। तो माइनस अभी देखे हैं इसमें क्वेश्चन में, तो ये जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 10, तो 10 अपान 25 प्लस 1 अपान 25, तो यहाँ से माइनस का 1 अपान यूवी बराबर 11 अपान 25, तो यूवी बराबर माइनस का 25 बटे 11। जब आप काटोगे तो कितना हो जाएगा 11 दूना 22, 11 दूना 22, और यहाँ पर कितना बचेगा 3, तो 11 33, 11 छक्का 4 यानी लगभग 2.37 सेंटीमीटर आएगा, वो भी माइनस का आएगा।
तो ये उम्मीद करते हैं सभी को। तो यूई की वैल्यू आ गई, माइनस का 2.33 नहीं, 11 दूना 22, तो 2.27 आएगा, 2.27, 11 दूना 22, क्योंकि यहाँ पे 3 बजेगा, 11 दूना 22, ठीक। अब सही, क्योंकि वहां पे 8 बजेगा, तो यूई की वैल्यू आएगी माइनस का 2.27 सेंटीमीटर। थोड़ा सा जो है समस्याएं उसमें हो जाता है दिक्कतें। तो यहाँ पे यूवी की वैल्यू जो कितनी आ गई है, माइनस का 2.27 सेंटीमीटर। तो ये उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन समझ आएगा। हमने वहां पे वैल्यू गलत लिख दी थी, एफ की वैल्यू वहां पे 2.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो ये बच्चों यूवी की वैल्यू आ गई। अब इसको इरेज करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, उसके लिए क्या करोगे, जैसे 1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f। तो यहाँ पे v की जगह क्या हो जाएगा, vu माइनस का 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पर आपको vu निकालना होगा, vu माइनस का uu। अब uu कितना होगा, यहाँ पर 9 mm दिया गया, यानी कि माइनस का 0.9 है ना बच्चों। अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 9 mm दिया गया है, तो बराबर FO कितना दिया गया बेटा, 0.8 दिया गया है। तो यहाँ से VO की जो वैल्यू आएगी बराबर माइनस का 0.8 प्लस का 0.9। तो यहाँ से इसको करेंगे तो 1/VO बराबर, यहाँ से 0.0 बढ़ेगा, यहाँ से 0.0 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ठीक। तो VO बराबर हो जाएगा, ये VO बराबर हो जाएगा कितना, माइनस का 10/8 प्लस का 10/9, तो 1/VO बराबर 9×8 72 क्लास मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 90 प्लस का 80/72 है ना बच्चों। क्योंकि यहाँ पे ये 0.8 प्लस का था ना, प्लस का था, ठीक, प्लस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा, ये प्लस का रहेगा, तो VO बराबर ये गया है माइनस माइनस प्लस होकर के, है ना। तो वो हमने डायरेक्टली कर दिया, तो ये माइनस में प्लस होकर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो 1/VO बराबर 10/72, तो VO की वैल्यू कितनी आ गई, 72/10, यानी कि 7.2 सेंटीमीटर। थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा वो हो जाता है, ऐसे बात नहीं है, आप ध्यान से देखते रहिए। तो आपको VO की वैल्यू पता चल गई और UE की वैल्यू पता चल गई। UE कितना था, माइनस का 2.27 सेंटीमीटर। अब आपको सेपरेशन चाहिए, क्या चाहिए बच्चों, सेपरेशन। सेपरेशन क्या था जो, उसको L से कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है VO प्लस मॉड UE। मॉड UE इसलिए लगाया जाता है कि अगर UE नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी सेपरेशन L बराबर VO प्लस मॉड UE हो जाएगा। यहाँ पे 7.2 प्लस 2.27 क्योंकि UE है, तो यहाँ पे मार्क करोगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 9.47 सेंटीमीटर, 9.47 सेंटीमीटर। ये बच्चों सेपरेशन आ गया। आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है, क्या निकालनी है बच्चों, मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, VO अपान मॉड UO 1/D प्लस FE, है ना बच्चों। तो क्या करेंगे बेटा, मिटाएं इसको। उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बच्चों हम मैग्नीफाइंग पावर निकालने वाले हैं, क्या निकालने वाले हैं, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर जो M बराबर होगा, क्योंकि ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, VO अपान मॉड UO इंटू 1 प्लस DFE, D अपान FE, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो VO की वैल्यू आई है वो 7.2 है, क्योंकि हमने यहाँ पे नोट कर लिया है अलग से, इसलिए हम देख रहे हैं, क्योंकि भूल जाते हैं फिर। 7.2 और मॉड UE, तो UO की वैल्यू वहाँ पे 9 mm थी ना, तो 0.9 वो माइनस में लिया गया था, इसलिए माइनस का यहाँ पर 0.9 है ना बच्चों। और यहाँ पर 1 प्लस D की वैल्यू कितनी, 25 है ना बच्चों, और ये कितना है, FE कितना है, 2.5। तो यहाँ से बच्चों जो कटेगा यहाँ से, तो ये मान घटेगा, तो 7.2 अपान 0.9। अब यहाँ से 25 दहम्मा 50, तो 1 प्लस 10, तो M बराबर 9×8 72,
यहाँ पे 8 आ गया इंटू 11 आ गया, तो m बराबर कितना हो गया बेटा 88 आ गया। तो यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी वो 88 आएगी। ये 5b का मैंने कंप्लीट सोल्यूशन आपको दे दिया। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। अब इसमें अगला कह रहा है क्वेश्चन, डिफाइन द फार्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन एलसीआर सर्किट। तो ये कह रहा है कि एलसीआर सर्किट है बच्चों, उसके लिए आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए एक फार्मूले को डिफाइन करना, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, एक एलसीआर सर्किट है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट होगा कुछ ऐसे होगा, वहाँ पे क्या लगा हुआ है एल, यानी एल लगा है और कैपेसिटेंस लगा है और रेजिस्टेंस लगा है। तो ये हो गया एलसीआर सर्किट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफओ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। एफओ बराबर क्या होगा फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। ये होगा मेरा फॉर्मूला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। ये फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब बाहर से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है तो यहाँ पे जो वाइब्रेशंस होते हैं वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाते हैं, और यहाँ पर जो IRMS है उसकी वैल्यू क्या रहती है, मैक्सिमम हो जाती है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो एफओ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। तो ये बच्चों है फार्मूला किसका, ये फार्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, विधिवत समझ में आ गया होगा। बस ये तो बहुत इजी था, इस हमने कह दिया कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अल्टरनेटिंग करंट से क्वेश्चन आना ही आना है, ये तय है। तो ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है। अब बच्चों हम 5C हो गया, उसके बाद बच्चों बढ़ते हैं डी की तरफ, एक्सप्लेन बोर्स मॉडल। आपको बोर मॉडल की तरफ बढ़ना है। तो बेटा बोर जो थे बेटा, इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक मॉडल दिया। किसको दिया बेटा, एटॉमिक मॉडल को दिया, डी था बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल दिया, ये क्या था बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो यहाँ पे इसको कहा गया प्लेनेट एरी मॉडल, प्लेनेट एरी मॉडल। यानी उन्होंने ये कह दिया कि जिस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सन के अराउंड में, उसी तरह से हमारे एटम्स में न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जिस तरह से हमारा सन वहां पर मेन होता है, उसी तरह से यहाँ पर हमारा सन भी मेन होता है। क्लियर हुई? यहाँ पर न्यूक्लियस मेन होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, और उन्हें 1922 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि जो हमारे बोर थे वो 1922 में नोबेल प्राइज पाए। जो नील्स बोर थे ये जो 1922 में नोबेल प्राइज से अवार्डेड किए गए थे, इनको ऑनर किया गया था। बच्चों यहाँ पर इन्होंने ऑर्बिट्स के बारे में बताया है, और एनर्जी लेवल के बारे में बताया है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बारे में बताया है, रेडिएशन के बारे में बताया है, और लिमिटेशंस के बारे में बताया है। देखिए बेटा यहाँ पर ऑर्बिट्स की बात की जाए, सबसे पहले यहाँ पे ऑर्बिट्स की बात की जाए, तो यहाँ पर ऐसे ही एक्सप्लेन करना है कि ऑर्बिट्स यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, और उनकी एनर्जी फिक्स होती है। उनकी एनर्जी बच्चों क्या होती है, फिक्स होती है। क्योंकि इसी बात को तो खंडन किया था रदरफोर्ड ने। क्या बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि कोई भी जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है अपने फिक्स एनर्जी लेवल में, तो वो एनर्जी को एमिट करता रहता है, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर वो एनर्जी को एमिट करेगा तो उसकी रेडियस धीरे धीरे कम होती जाएगी, एट लास्ट दैट विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस एंड द एक्जिस्टेंस ऑफ द एटम विल राउंड। तो ये बच्चों ये बात का खंडन किया, इसलिए रदरफोर्ड की थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई थी, बस इसी बात की वजह से। यहाँ पे एनर्जी लेवल का मतलब होता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर एनर्जी लेवल की बात करें तो 1 2 3 4 ऐसे डिनोट किए जाते हैं। यहाँ पर अगर मान लेते कि एक इलेक्ट्रॉन n से 2 n पावर 3 में जाता है, तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल 2 होगा, 2 नंबर वाला वो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा, और 3 होगा हायर लेवल एनर्जी लेवल में। अब यहाँ पर इन्होंने रेडिएशन को डिफाइन किया। किसको डिफाइन किया था, रेडिएशन को। रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है। क्या एमिट करता है बच्चों, रेडिएशन एमिट करता है। और वहां से फॉर्मूला आया था जो E2 - E1 बराबर h न्यू, क्योंकि चेंज इन एनर्जी से h न्यू क्या मतलब प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो E2 - E1 बराबर h न्यू। और वहीं से बच्चों आपको पता होना चाहिए जो लाइंस आई थी स्पेक्ट्रल लाइंस, याद होना चाहिए
लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुंड है ना, ये सब जो लाइंस मिली थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से मिली थी, क्योंकि जो बोर थे उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए ही स्पेक्ट्रल लाइंस को डिफाइन कर पाए थे। ये मोर देन वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए अपनी स्पेक्ट्रल लाइंस की जो इंटेंसिटी थी, कितना इंटेंस क्यों है, अन्य एटम्स की जो स्पेक्ट्रल लाइंस उनके बारे में ये डिफाइन नहीं कर पाए थे। यही लिमिटेशन थी इनके एटॉमिक मॉडल की। तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन है तो हायर एनर्जी लेवल से जाएगा लोअर एनर्जी लेवल में, या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में आएगा। जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी को निकालेगा, और जब वो लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी को गेन करेगा। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। अगला क्वेश्चन है बेटा एक्सप्लेन बोर मॉडल। अब इसमें क्या है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करना है। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कि माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर eV, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए है बच्चों। तो यहाँ पर जो एनर्जी दी गई है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है, माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर eV दी गया है। यहाँ से देखो माइनस से माइनस कटेगा, eV से eV कट जाएगा, और यहाँ से काटोगे तो जाएगा 4 4 16 4 मारे 13, तो यहाँ मिलेगा 1 बराबर 4 अपॉन n स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर बराबर 4 आएगा। n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो NH/2π होता है। n की वैल्यू कितनी है 2 और h/2π है ना बच्चों। तो 2 से 2 कटा, तो यहाँ से h/π, h की वैल्यू कितनी होती है 6.626 × 10⁻⁻34, और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, काटोगे कितना आएगा 2.11 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये बच्चों हो गया हमारा क्या है, ये बच्चों क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम। ये बच्चों क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन का बच्चों क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम, L बराबर NH/2π। ये फॉर्मूला था, n की वैल्यू हमने फाइंड की 2 आई थी, क्योंकि n स्क्वायर और 4 आया था तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। और s की वैल्यू आप जानते हैं ये प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.26 × 10⁻13 जूल होता है ना बच्चों। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं सभी को ये समझ में आ गया होगा, जूल सेकंड होता है। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों। अगला क्वेश्चन है बेटा रेजिस्टेंस पर बेस्ड है, बहुत ही अगला इजी क्वेश्चन है। इसका डी का आर पार्ट है बच्चों। आर पार्ट देखिए यहाँ पर आर पार्ट में क्या है, अच्छा हाँ यहाँ पर अभी ई पार्ट रह गया है। ई पार्ट 5 का ई पार्ट रह गया है कि प्रिज्म के लिए आपको क्या करना है फार्मूला फाइंड करना है। और प्रिज्म जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है n बराबर sin a प्लस d/2 अपॉन sin a/2, इस टर्म में निकालना है। जहां पर a का मतलब क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म है बच्चों, और d का मतलब क्या है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले सबसे पहले प्रिज्म का फिगर बनाओ। प्रिज्म ट्रायंगुलर फॉर्म में होगा, कुछ ऐसे होता है। यहाँ से कोई रे ऐसे जाएगी और यहाँ पे नॉर्मल होगा, फिर ऐसे ये ऐसे करेगी, फिर यहाँ नॉर्मल होगा, फिर ये ऐसे करेगी, है ना बच्चों। अब बच्चों देखो ये होगा एंगल आई और ये हो जाएगा आर, इसी तरह से भी हो जाएगा एंगल आई, ये हो जाएगा और ये सेम हो जाएगा, है ना बच्चों। अब यहां पर समझिएगा मेरी बात, इन रे को आगे बढ़ाओ और इस रे को पीछे बढ़ाओ, तो जहां पे काटेंगे वही तो बाहर एंगल बनता है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यहाँ पे जो सरफेस होती है वो किसी एंगल पे जो टिकी होती है उन्हें कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहां से बच्चों देखो, इसको मान लो पॉइंट O, इसको मान लो B, इसको मान लो C। अगर बच्चों आप देखिए यहां से कि ट्रायंगल OBC में, ट्रायंगल OBC में देखो बेटा, तो यहां पर जो एंगल D होगा, जो एंगल D होगा, तो जो एंगल D होगा वो ट्रायंगल OBC का क्या है एक्सटीरियर एंगल है।
तो ये आपको पता है नॉर्मल है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90 होगा, तो ये एंगल 90 माइनस आर होगा, ये भी क्या होगा 90 माइनस आर होगा। तो यहां से अगर देखा जाए बच्चों तो क्या होगा, एंगल डी बराबर कितना होगा, एंगल डी बराबर 90 माइनस आर प्लस 90 माइनस आर